हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। तो आई होप पूरी एनर्जी के साथ में सभी लोग जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग आप सभी को। यही एनर्जी, यही डिसिप्लिन दोस्तों अगले 30 दिन तक आप लोगों को बना के रखना है मेरे साथ में, जिससे आप लोगों के साइंस की प्रॉब्लम दूर हो जाए और ग्रुप डी में आप लोग अच्छा स्कोर कर पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन यानी पोषण। इस क्लास की पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल साइंस बाय नीरज सर से मिल जाएगी। और दोस्तों, साइंस का फाउंडेशन बैच सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे पीएलपी, जेई, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एक बार पढ़ो पूरी एनसीईआरटी कवर है ना। इस पे विशेष डिस्काउंट का ऑफर मतलब बार बार डिमांड कर रहे थे, मैं फिर से बता दूं, पूरे 200 रुपए का ऑफ कूपन कोड लगा लीजिएगा SM200, जिससे मात्र 599 रुपए मिल जाएगा। क्योंकि बाद में एलपी भी है, टेक्नीशियन भी है, जेई भी है ना। ये सारे इसके फीचर्स है। कंप्लीट थ्योरी बैच है, साथ में सारे क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। 2026 तक के सारे पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज भी आप लोगों की फ्री है। ठीक है, तो प्ले स्टोर पे जब जाओगे तब साइंस मैग्नेट ऐप पे इंस्टॉल करोगे, वहां पर पेड कोर्स में आप लोगों को मिल जाएगा। और दोस्तों, बाकी के 2 क्लासेज का समय पता है ना। साइंस की तो अभी चल रही है, रीजनिंग की दोस्तों हो चुकी है सुबह 9 बजे, और अभी दोपहर 12 बजे आप लोगों की होगी मैथ्स की। ये दोनों क्लासेज साइंस मैग्नेट रेलवे एग्जाम चैनल पे होगी। आई होप आपको ये पता होगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये चैप्टर पूरा आप लोगों का इस क्लास में कवर हो जाएगा, बस अच्छे से आप लोग ध्यान से समझिएगा। ठीक है, शुरू करें? रेडी हो? चलिए आ जाओ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताइए। क्वेश्चन में आप लोगों को बोला गया है कि आप लोगों को बायोलॉजिकल प्रोसेस दिए गए हैं, जैविक प्रक्रम दिए गए हैं 4। तो कौन सा बिल्कुल सही कनेक्टेड है? पहला क्वेश्चन आता है कि गुरुजी, बायोलॉजिकल प्रोसेस यानी जैविक प्रक्रम किसको बोलते हैं, या जैविक प्रक्रिया किसको बोलते हैं? दोस्तों, वो प्रक्रिया जो किसी जीव में होती है, किसी लिविंग में होती है। क्लियर है? चलिए अब आप लोग मुझे बताएंगे, क्या सर्कुलेशन यानी परिसंचरण, हमारी बॉडी में कुछ सर्कुलेशन होता है क्या? जैसे आपको पता है ब्लड सर्कुलेट होता है, जिसके ब्लड में ऑक्सीजन होती है, अलग अलग पोषक तत्व होते हैं जो ब्लड के माध्यम से अलग अलग जगह जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को सर्कुलेशन बोलते हैं। क्या सर्कुलेशन का मतलब ये होता है क्या जटिल भोजन का सरल पदार्थों में अपघटन, जो भी फूड हम लोग खाते हैं उसका सरल पदार्थों में टूटना, क्या ये सर्कुलेशन होता है? कि नहीं गुरुजी, ये तो पाचन होता है। दोस्तों, एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन क्या होता है? हमारी बॉडी में जो भी वेस्ट बनता है, अपशिष्ट पदार्थ बोलते हैं उसको, बॉडी से बाहर निकालने की प्रक्रिया। तो दोस्तों, एक्सक्रीशन की जो डेफिनेशन लिखी हुई है गलत है। डाइजेशन क्या होता है? जो भी जटिल पदार्थ हम लोग खाते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड हम लोग खाते हैं, उसका सरल पदार्थों में टूटना डाइजेशन कहलाता है, ये भी गलत लिखा हुआ है। न्यूट्रिशन क्या होता है? देखिए दोस्तों, कोई भी जीव हो, चाहे बात करें गाय हो या इंसान हो या कोई पौधा हो, क्या सबको एनर्जी चाहिए? क्या? बिल्कुल। एनर्जी किससे मिलती है? फूड से मिलती है, यानी भोजन से मिलती है। अब दोस्तों, सब में भोजन लेने की प्रक्रिया अलग होती है। हम अलग प्रकार से अपना भोजन लेते हैं, जो मच्छर होता है वो अलग प्रकार से भोजन लेता है। तो सब में भोजन को लेने की प्रक्रिया अलग है। भोजन को कैसे इस्तेमाल करना है वो भी सब में अलग अलग तरीके से होता है। ये भोजन चाहिए क्यों? जिससे बॉडी की ग्रोथ हो सके, बॉडी को एनर्जी मिल सके, बॉडी में अगर कुछ दिक्कत हो सके तो उसकी रिपेयर हो सके। तो इन सब के लिए भोजन चाहिए। और दोस्तों, भोजन को लेने की प्रक्रिया और उसको इस्तेमाल करने की प्रक्रिया सब जीवों में अलग अलग होती है। दोस्तों, इसी मेथड को बोलते हैं न्यूट्रिशन यानी पोषण। एनसीईआरटी ने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग करने की विधि को पोषण बोलते हैं। कोई भी जीव कैसे भोजन ले रहा है, कैसे उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको न्यूट्रिशन बोलते हैं। बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे। दोस्तों, क्वेश्चन में वापस आप लोगों को 4 प्रक्रिया दी गई है, 4 जीवन प्रक्रिया दी गई है। ठीक है, तो बोला जा रहा है कौन सी प्रक्रिया, कौन सा प्रोसेस जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक नहीं है। मतलब अगर यह प्रक्रिया नहीं होगी तो जीवन नहीं रहेगा। बताओ। तो दोस्तों देखो, न्यूट्रिशन तो बहुत जरूरी है, पोषण तो जरूरी है। पोषण का मतलब भोजन लेना। अगर भोजन वगैरह नहीं लेंगे, भोजन का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा तो बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी, हम जीवित नहीं रह पाएंगे। ये तो बहुत जरूरी है। एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन, आपकी बॉडी में जो वेस्ट है, अपशिष्ट पदार्थ, उसको बाहर निकालना जरूरी है, क्योंकि अगर वो आपकी बॉडी में बने रह गए तो हम प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, हम लोग ज्यादा जीवित नहीं रह पाएंगे, ये भी जरूरी है। रेस्पिरेशन भी जरूरी है। दोस्तों, प्रजनन क्या होता है? आप लोग मुझे एक चीज बताइए, अभी आपकी शादी नहीं हुई, आपने प्रजनन नहीं करा यानी बच्चे पैदा नहीं करा, तो क्या आप जीवित नहीं हो? क्या होना? तो आपका जीवन बनाए रखने के लिए प्रजनन जरूरी नहीं है। प्रजनन किसके लिए जरूरी है? आपकी जो
वंश को आगे बढ़ाने के लिए, अगर मैं देशी भाषा में बोलूं, या जनसंख्या बढ़ाने के लिए जरूरी है, किसी जीवन को बनाए रखने के लिए। जैसे अगर मैं भैया बच्चे पैदा नहीं करूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा जीवन खत्म हो जाएगा। आगे बात समझ में? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ में आ रहा है? वेरी गुड यार, आप तो धमाधम आंसर दे रहे हो। चलिए दोस्तों, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। बताइए, निम्नलिखित में से किस समूह में, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों में ग्रुप दिया हुआ है, समूह दिया हुआ है अलग अलग जीवों का, तो बोला गया है सभी जीव विषम पोषी है। अब सर क्या हो गया ये समझाओ। देखो दोस्तों, जो न्यूट्रिशन होता है ना, पोषण, पोषण क्या है? एक मेथड है, भोजन को लेने की प्रक्रिया, उसको इस्तेमाल लेने की प्रक्रिया। पोषण दो प्रकार का होता है, एक होता है ऑटोट्रॉफिक पोषण जिसे हिंदी में बोलते हैं स्वपोषी पोषण, एक होता है हेट्रोट्रॉफिक पोषण जिसे हिंदी में बोलते हैं परपोषी पोषण, या हिंदी में विषम पोषी पोषण भी बोलते हैं। देखिए, कुछ कुछ जीव होते हैं जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं, किसी अन्य पर निर्भरता नहीं रहती। जैसे दोस्तों कोई पेड़ है, क्या आप लोग उसको रोटी देके आते हो, सब्जी देके आते हो कि नहीं? उस पेड़ की अन्य पे, किसी पे भी निर्भरता नहीं है, वो अपना भोजन खुद बना लेता है। तो ऐसे पोषण को बोलेंगे स्वपोषी पोषण, यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और कुछ जीव होते हैं जो अपने भोजन के लिए अन्य पर निर्भर करते हैं। जैसे हमको भैया चावल चाहिए, सब्जियां चाहिए, अन्य पे, पेड़ों पर निर्भर करते हैं, तो हम लोग क्या बोलोगे आप लोग? विषम पोषी। सिमिलरली दोस्तों, गाय है, क्या गाय अपना भोजन खुद बना लेती है कि नहीं? उसको चारा चाहिए होता है, उसको ये फसलें चाहिए होती है। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है कि कौन सा विषम पोषी है। दोस्तों, जितने भी पेड़ होते हैं वो अपना भोजन खुद बना लेते हैं, यानी आप लोग बोल सकते हो उनमें स्वपोषी पोषण पाया जाता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और ऐसे जीव जिनमें स्वपोषी पोषण पाया जाता है उसको ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, स्वपोषी बोलते हैं। तो आम का पौधा स्वपोषी है, अपना भोजन खुद बना लेता है, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। गुलाब का पौधा भी अपना भोजन खुद बना लेता है, ठीक है, ठीक है। नीम का पौधा भी बना लेता है, तो यार ये तीन तो हो ही नहीं सकते। यहां पर देखो दोस्तों, गाय, मशरूम, मशरूम क्या है? एक फंगस है, कवक। सर कवक किसको बोलते हैं? एनिमल जानते हो, पौधे जानते हो? वैसे दोस्तों कुछ जीव होते हैं जिनको फंगस यानी कवक बोलते हैं। मशरूम भी एक प्रकार का कवक है जिसका आप लोग खाने में भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये अपना भोजन खुद नहीं बना पाता, अन्य पर निर्भर करता है। कैसे रखता है वो आगे बात करेंगे। गाय भी अन्य पर निर्भर रखती है। अमीबा, ये छोटा सा जीव है दोस्तों, इसको भी भोजन चाहिए, ये भी अन्य पे निर्भर करता है। तो क्या करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्या? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। चलिए, तो मैं फिर से बता दूं, दो प्रकार के पोषण होते हैं। स्वपोषी किसको बोलेंगे? जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं। विषम पोषी किसको बोलोगे? जो अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं। बहुत बढ़िया, चलिए आ जाओ। स्वपोषी पोषण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए किसकी रिक्वायरमेंट नहीं है? अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं। दोस्तों इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, हिंदी में प्रकाश संश्लेषण। देखिए, संश्लेषण का मतलब होता है निर्माण। तो इस प्रक्रिया में किसका संश्लेषण हो रहा है, किसका निर्माण हो रहा है? फूड का। और इस प्रक्रिया में प्रकाश की यानी सनलाइट की आवश्यकता पड़ती है। होता कैसे है समझिए दोस्तों, जनरली प्लांट में सभी फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो जो प्लांट होता है वो क्या करता है? बाहर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको लेते हैं। बहुत बढ़िया गुरुजी। दोस्तों जड़ों से पानी मिल जाता है। ओके सर, ठीक है। तो ये तो हो गया कच्चा माल, मार्केट से आलू लिया है, अब इसको पकाना भी तो है, हीट भी तो देना है। तो ये किसका इस्तेमाल करते हैं? सनलाइट का, सूर्य के प्रकाश का। और इसका इस्तेमाल करके अपना भोजन बना लेते हैं, साथ में ऑक्सीजन गैस भी रिलीज करते हैं। आगे बात समझ में? तो क्या क्या चीजें चाहिए? दूसरी बात दोस्तों, प्लांट में इस सनलाइट यानी प्रकाश को एब्जॉर्ब करने के लिए, अवशोषित करने के लिए कोई तो चाहिए ना। क्या पता कि प्रकाश यहां पर पड़ा और पड़ के चला गया, तो एब्जॉर्ब करने वाला कौन है? तो प्लांट बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इस कोशिका के अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल। इसका काम क्या होता है? सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करना, एब्जॉर्ब करना। आगे बात समझ में? अगर क्लोरोफिल नहीं होगा, बाकी की सारी चीजें होगी, तब भी प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों किसकी आवश्यकता नहीं होती? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, क्लोरोफिल भी होना जरूरी है, ऑक्सीजन नहीं चाहिए। ऑक्सीजन तो क्या है? एक वेस्ट है। ठीक है। अब दोस्तों करेक्ट रिएक्शन ध्यान रखो, ये है कि जो प्लांट्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु एब्जॉर्ब करते हैं, पानी के 12 करते हैं, फिर अपना फूड बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। ये जो दिख रहा है ना आप लोगों को, ये भोजन है। अगर आप लोगों से पूछा जाए C6H12O6 इसका नाम क्या है? इसका नाम है ग्लूकोज। तो ये जो ग्लूकोज बन रहा है वो प्लांट का भोजन है, साथ में ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है और साथ में कुछ पानी भी। तो हुआ क्या?
पानी 12 अणु एब्जॉर्ब करा, 6 निकाल लिया। तो कई बार आप लोग इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख देते हैं, कई बार 6CO2 प्लस 6H2O, है ना, प्लस फूड प्लस 6O2, क्योंकि देखो 6 यहां पर निकला, 12 यहां पर एब्जॉर्ब हुआ, कहीं ना कहीं बोल सकते हैं 6 ही एब्जॉर्ब हुआ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे दोस्तों। स्वपोषी पोषण ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन कौन से ऑप्शन में बिल्कुल बढ़िया दी गई है? तो कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हो, अभी भी समझाए कि सर इस मेथड में क्या होता है, यानी प्रकाश संश्लेषण विधि में क्या होता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड पानी का उपयोग करके भोजन बनाया जाता है। क्या ऑप्शन नंबर डी पे क्लिक कर दूं? मुझे नहीं लगता अब आप लोगों को इसमें कोई डाउट होगा। वेरी गुड, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। बताओ, प्रकाश संश्लेषण के दौरान, अब आप लोग इसमें समय नहीं लगाओगे, क्या चीज चाहिए, क्या प्रेजेंट होना चाहिए जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आप लोगों का भोजन बनाएंगे? बताओ क्या होना चाहिए? तो देखिए, सनलाइट होना चाहिए और क्लोरोफिल होना चाहिए, दोनों बहुत आवश्यक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या? ठीक है, चलिए बताओ दोस्तों, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कौन सा प्रोसेस है, कौन सा प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन एक वेस्ट के रूप में प्रोड्यूस होती है। तो प्रकाश संश्लेषण में आप लोगों का फूड बना, इस प्रक्रिया में साथ में ऑक्सीजन गैस भी रिलीज हुई। ये दोस्तों अभी एक वेस्ट है, क्योंकि मेन काम किसका है? फूड का है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, बता सकते हो? और ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कब होती है? दिन में होती है। तो कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हो दिन के समय ऑक्सीजन वेस्ट के रूप में निकलता है। कौन सी प्रक्रिया के द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आ गई ये बात समझ में? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सेशन को लाइक करते हुए चलो यार, चलिए, है ना, आ जाओ। सारे क्वेश्चन करवा दूंगा अभी 2026 वगैरह के सबके, इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आए आ जाओ। जो जीव अपना भोजन खुद बना सकते हैं, यानी जिनमें स्वपोषी पोषण पाया जाता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, उसको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, स्वपोषी बोलते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से आप लोगों को। ठीक है, एनसीईआरटी में बड़े बड़े अक्षरों में बोला गया है कि जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं उसको स्वपोषी बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। जो अन्य पर निर्भर करते हैं उसको बोलते हैं हेट्रोट्रॉफ, विषम पोषी या कई बार परपोषी भी। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं इंसान क्या है, परपोषी है या स्वपोषी है? परपोषी है, या आप लोग बोल सकते हो विषम पोषी है। चलिए आ जाओ, बताओ। बढ़िया क्वेश्चन, आराम से आप लोग देखिए। देखो, इस क्वेश्चन को पढ़ो फिर मैं आपको बताता हूं। देखो, बोला जा रहा है कि फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है ना, तो उसके लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। अब क्लोरोफिल किस कोशिकांग में पाए जाते हैं? देखो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है वो होती है पत्तियों में। गुरुजी पत्तियों में ही क्यों होती है भी मैं बताऊंगा। दोस्तों पत्ती भी बहुत सारी कोशिका से मिलकर बना हुआ है। बहुत बढ़िया। अगर इस कोशिका की बात करी जाए तो इसमें काफी चीजें होती है, जैसे आपने सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया। वैसे ही दोस्तों एक पार्ट होता है जिसे बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लियर है? इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल का काम क्या है? सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करना, एब्जॉर्प्शन करना। तो क्लोरोफिल बहुत जरूरी है। अब क्लोरोफिल जो होता है वो केवल पत्तियों की कोशिकाओं में पाया जाता है, इसलिए पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होगा। तो क्लोरोफिल कहां पर पाया जाएगा? क्लोरोप्लास्ट में पाया जाएगा। दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, बताओगे क्या? जी गुरुजी, कहीं ना कहीं पत्तियां बहुत सारी कोशिका से मिलकर बनी है। कोशिका के अंदर काफी पार्ट है, उसमें से एक पार्ट है क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही तो क्लोरोफिल है। कहीं ना कहीं प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी है, तो मैं बोल सकता हूं प्रकाश संश्लेषण यहां पर हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रहा है। तो इसीलिए दोस्तों क्लोरोप्लास्ट को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, ध्यान रखिएगा, किचन ऑफ सेल। कोशिका का रसोई घर। जैसे हमारे घर में रसोई जो होती है वहीं पर भोजन बनता है ना। चलिए वेरी गुड। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान जो ग्लूकोज बन रहा है उसका क्या हो रहा है? मैंने अभी भी बताया, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के तहत फूड बनता है, साथ में ऑक्सीजन गैस बनती है। फूड जो बनता है दोस्तों उसका फॉर्मूला ये है ना, ये आपका बेसिकली ग्लूकोज है। ग्लूकोज क्या होता है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। जैसे मैं बोलूं विटामिन सी क्या है? एक प्रकार का विटामिन है।
विटामिन डी क्या है? एक प्रकार का विटामिन है। वैसे दोस्तों कार्बोहाइड्रेट अलग अलग प्रकार की होती है, ये भी एक प्रकार की कार्बोहाइड्रेट है। उस कार्बोहाइड्रेट का नाम क्या है? ग्लूकोज। अब दोस्तों इसका यूज कहां पर होता है? तो ग्लूकोज जरूरी है एनर्जी के लिए, ऊर्जा के लिए। तो पहले ये जो कार्बोहाइड्रेट बना या पहले जो ग्लूकोज बना, इससे प्लांट क्या करेगा? इससे एनर्जी मिलेगी उसको, इसका इस्तेमाल करेगा एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए, ऊर्जा उत्पादन के लिए। बाकी का जो ग्लूकोज बच गया दोस्तों, जैसे मान लो ये ग्लूकोज है, एक एग्जांपल मान लो ग्लूकोज है, तो बाकी के जो ग्लूकोज है उसको जोड़ लेता है ऐसे। और दोस्तों ये आप लोगों का जो बनता है इसे बोलते हैं स्टार्च। तो आप लोग बोलोगे जो प्लांट होते हैं वो अपना जो ग्लूकोज होता है, अपना जो भोजन होता है, किस रूप में संग्रहित करता है? स्टार्च के रूप में करता है। भैया ऑप्शन नंबर बी लगा दोगे क्या? वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। अब बताओ दोस्तों, प्लांट्स में जो एनर्जी स्टोर रहती है, इंटरनल एनर्जी स्टोर रहती है, वो किस रूप में रहती है? बताओ। तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए प्रकाश संश्लेषण नहीं हो रहा तो ग्लूकोज नहीं बनेगा। अब प्लांट को तो यार हमेशा 24 घंटे एनर्जी चाहिए, तो फिर ये क्या करेगा? आपको पता है उसमें स्टार्च प्रेजेंट है, जो ग्लूकोज था वो स्टार्च के रूप में कन्वर्ट हो गया था। तो अब जैसे ही एनर्जी चाहिए होगी तो ये स्टार्च को तोड़ के आपको ग्लूकोज प्राप्त करेगा। यानी बेसिकली एनर्जी किस रूप में स्टोर है? स्टार्च के रूप में। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी कर लोगे क्या? वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया। मजा आ रहा है क्या? चलिए बताओ, आ जाओ दोस्तों। डेजर्ट प्लांट यानी मरुस्थलीय पौधों की बात हो रही है। मैं एक बार इसकी हिंदी लिख दूं, मरुस्थलीय पौधे, मरुपादप को मरुस्थलीय पौधे भी बोलते हैं। चलिए अब आप लोग बताएंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इस बार का क्वेश्चन है, 6 मार्च की शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। बताओ दोस्तों, डेजर्ट जो प्लांट होते हैं, रेगिस्तानी जो पौधे होते हैं, मरुस्थलीय जो पौधे होते हैं, उनमें प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार से होता है? अब देखिए दोस्तों, मैं एक चीज आप लोगों को बताऊं। हाँ गुरुजी बताइए। देखिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हो क्या रहा है? प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, बताओ, और फिर वाटर भी ले रहा है, फिर फूड बना रहा है अपना, साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज कर रहा है। तो कहीं ना कहीं प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ रही है, ऑक्सीजन गैस जा रही है। ये बात एग्री कर रहे हो? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में गैस का एक्सचेंज हो रहा है, बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड ली जा रही है, कार्बन ऑक्सीजन दी जा रही है। अब दोस्तों गैस का एक्सचेंज कैसे होता है? देखिए दोस्तों, जो पत्तियां होती है ना, इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, छेद होते हैं, इसको बोलते हैं स्टोमेटा, हिंदी में रंध्र। तो ये छेद खुलते हैं बंद होते हैं, खुलते हैं बंद होते हैं, इसी से आप लोगों का गैस का एक्सचेंज होता है। लेकिन दोस्तों एक समस्या है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहां पर होती है गुरुजी? दिन में होती है। अगर अच्छा, रेगिस्तानी पौधों के पास में पानी ज्यादा होगा या कम होगा? बहुत कम है, वैसे ही पानी की कमी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर इन्होंने दिन में अपना छेद खोल लिया तो इनमें जो पानी होता है ना पत्तियों में, ये पानी भी वाष्प बन के उड़ जाएगा। तो ये दिक्कत है ना, दिन में ये छेद खोल नहीं सकते। तो ये क्या करते हैं? रात को अपना छेद खोलते हैं, जिससे जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं ना, रात को ले लेते हैं वो। फिर बाकी की जो प्रक्रिया होती है, जब कल अगले दिन सूर्य का प्रकाश आएगा, बाकी की प्रक्रिया कर लेते हैं। अगर वो दिन में अपने छेद खोलेंगे तो पानी उड़ जाएगा यार, है ना? तो इनमें थोड़ा सा अलग प्रक्रिया है। तो जल हानि को नहीं नहीं, रात में तो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेते हैं छेद खोल के, और फिर छेद बंद कर लेते हैं। अगले दिन क्या होगा? जैसे ही प्रकाश आएगा फिर बाकी की प्रक्रिया कर लेंगे, छेद खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। मजा आया नहीं आया? जितने भी बच्चे बोल रहे हैं डी होगा, बिल्कुल गलत है। क्लियर है? देखिए दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण केवल रात में ही होता है क्या? है प्रकाश संश्लेषण तो पूरी प्रक्रिया है भोजन बनाने की, तो उसमें सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। तो सूर्य का प्रकाश रात में कहां से आएगा? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मजा आ रहा है क्या? कर लोगे? ऐसे ही छोटी छोटी मिस्टेक आप लोग एग्जाम में करते हो, फिर बोलते हो कि सर मैं 0.33 मार्क्स से रह गया। दोस्तों एक चीज मैं बताऊं, अगर आप लोग किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करोगे, नहीं आता आपको, आपको 0 नंबर मिलेंगे। अगर आपने उस क्वेश्चन को सही करा तो 1 नंबर मिलेंगे, गलत करा तो कितना? -1/3। तो अगर आप लोग देखोगे, एक कॉन्सेप्ट आपको आता है और आपने उस क्वेश्चन को गलत कर दिया, कितने मार्क्स का डिफरेंस आ गया? 1 + 1/3 कितना होता है? 1.33 होता है। ऐसे आपने पूरे, मैं बोल रहा हूं 3 भी गलत कर दिए,
तो दोस्तों कितना वो हो गया बताओ, 3 गुना कर लो तो लगभग आपका 3 मतलब 4 नंबर के आसपास। अरे बच्चे 0.25 से दूर हो जाते हैं, 0.33 से रह जाते हैं, 0.1 से रह जाते हैं, 0.0 मतलब समझ लो पॉइंट। तो आप लोग एक एक क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस समझो, इसलिए मैं बोल रहा हूं दोस्तों, क्या आप लोग डेली मेहनत करने को तैयार हो क्या? और वो बच्चे को आप लोग बीट नहीं कर सकते जो अपना सिलेबस पूरा करके बैठा है 6 महीने से या 8 महीने से, या कर रहा है पूरा, जिसने पूरी थ्योरी पढ़ी है करी है, उसको कैसे बीट करोगे? इसलिए मैं बोलता हूं मेहनत करा करो। तुम तो क्या एग्जाम की डेट आते ही मुंह उठा के आ जाते हो। मैं भी तुम्हारे साथ में मेहनत करूंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोग मुझे खुद बताओ, जो बच्चा पूरा सिलेबस करके बैठा है, रिवीजन करके बैठा है, उसको कैसे बीट करोगे बताओ? मैं तो मक्खन लगा दूंगा आपको, हाँ हाँ भैया कोई जरूरत नहीं है, 10 दिन में हो जाएगा। लेकिन यार इसलिए बोलता हूं एक बार पूरा अच्छे से पढ़ा करो। अभी आपका ग्रुप डी है, उसके बाद में एलपी, टेक्नीशियन, जेई, एक बार अगर आप मेहनत अच्छे से कर लोगे तो आप लोग मुझे बताओ कितने एग्जाम आप लोगों के लिए अच्छे से तैयार हो जाएंगे, बताओ आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनता है ग्लूकोज के रूप में, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन क्या है, अजीबोगरीब क्वेश्चन है। अच्छा मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं कि किसी कोई प्लांट है, देखो ध्यान से समझो, कोई पौधा है, ठीक है, इसमें प्रकाश संश्लेषण हुआ है या नहीं हुआ, यह चेक करने के लिए मैं ये देख रहा हूं कि इसमें स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है। तो सही तरीका है क्या? कितने जने मुझे बताएंगे क्या ये सही तरीका है क्या? क्योंकि अगर प्रकाश संश्लेषण हुआ होगा तो ग्लूकोज बना होगा, और दोस्तों ग्लूकोज फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्टार्च में। तो स्टार्च आपको अगर प्रेजेंट है, इसका मतलब फोटोसिंथेसिस हुआ है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को भी हम आगे करते हैं, एक बार के लिए बस इतना सा ध्यान रख लो, अभी अगले क्वेश्चन में इसको सॉल्व करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है? ठीक है अभी करेंगे, इसको करो पहले। जब पौधे को 3 दिनों के लिए किसी अंधेरे कमरे में रखोगे तो क्या होगा? अंधेरे कमरे का मतलब क्या है? सूर्य का प्रकाश नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, भोजन नहीं बनेगा। दोस्तों आप लोग मुझे एक चीज बताइए, अगर आप लोग 1 दिन तक खाना नहीं खाओगे तो क्या हमारी डेथ हो जाएगी क्या? नहीं, हमारी बॉडी में जो फूड स्टोर है अलग अलग रूप में, बॉडी उसका यूटिलाइज करेगी। तो आपको पता है प्लांट्स में भी जो भोजन स्टोर था वो किसके रूप में था? स्टार्च के रूप में था। तो प्लांट क्या करेंगे? अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं हो रहा तो स्टार्च का यूज करेंगे। अगर काफी दिनों तक 3-3 दिन तक नहीं हुआ तो फिर उनका जो स्टार्च था वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर सी का यूज कर लूं क्या? बोलो। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए दोस्तों बहुत बढ़िया, इसका आंसर बताओ। क्या शानदार क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। 20 फरवरी की शिफ्ट 1 में पूछा गया है दोस्तों, फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट किया गया, एक प्रयोग किया गया जिसे बेल जार एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। सर क्या होता है मुझे नहीं पता, कोई बात नहीं अभी करवाऊंगा। इस एक्सपेरिमेंट में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करा। सर ये क्या है एक्सपेरिमेंट, समझ नहीं आया। अरे मैंने समझाया नहीं, कहां से आएगा। तो इस एक्सपेरिमेंट का इस्तेमाल क्यों किया गया, ठीक है? अच्छा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल क्यों किया गया? चलिए दोस्तों एक चीज मुझे बताओ, मेरी बात को ध्यान से समझो। हमने क्या लिया, एक बेल शेप में, घंटी के शेप में एक जार लिया, या बोल दो एक डब्बा ले लिया। कोई दिक्कत है क्या? इधर भी हमने घंटी की शेप में, बैल की शेप में क्या ले लिया? एक डब्बा ले लिया। कांच का है तो आराम से सूर्य का प्रकाश आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? दोस्तों क्या हो रहा है, अब हमने इस वाले डब्बे में एक प्लेट रखी और इसमें रख दिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत है क्या? नहीं। दोस्तों ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। क्या प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है क्या? दोस्तों यहां पर तो कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन यहां पर अंदर जो भी कार्बन डाइऑक्साइड थी वो कौन एब्जॉर्ब कर लेगा? ये एब्जॉर्ब कर लेगा। तो क्या भोजन बन पाएगा क्या? प्रकाश संश्लेषण हो पाएगा क्या? नहीं। तो फिर क्या होगा, इसमें जो स्टार्च प्रेजेंट था उसका धीरे धीरे इस्तेमाल होना शुरू होगा। कहीं ना कहीं 2-3 दिन में इसमें जितने भी स्टार्च है वो खत्म हो जाएगा क्या?
इसमें स्टार्च खत्म नहीं होगा क्योंकि इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, सारी चीजें बोलो। तो बेल जार एक्सपेरिमेंट में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज क्यों करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए। अब कर लोगे एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो। और दोस्तों ये एक्सपेरिमेंट करा क्यों? हमने ये देखा 3 दिन बाद में जब हमने पता लगाया तो दोस्तों इस प्लांट में स्टार्च था, इसमें स्टार्च नहीं था। तो इससे क्या बात प्रूफ होती है कि अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, फोटोसिंथेसिस नहीं होता, तो प्लांट स्टार्च का यूज करते हैं अपने भोजन बनाने के लिए, अपनी एनर्जी के लिए। दोस्तों क्लियर है क्या? वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर दो, बताओ। अब मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होगी। ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन दी गई है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु करके। अभी समय नहीं लगाएंगे, देखो आपका समय बहुत कीमती है। ये किस कंडीशन में होगा? तो इसमें सूर्य का प्रकाश चाहिए और क्लोरोफिल चाहिए ना, इसमें समय नहीं लगाएंगे। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर दो। देखो रेलवे ने क्या करा, ये लिख दिया इक्वेशन। होती क्या है मैं फिर से बताता हूं, एक्चुअल में ये होता है 12 अणु एब्जॉर्ब करे जाते हैं, 6 अणु वाटर के छोड़े जाते हैं। तो कई बार हम लोग इसको नेट में ऐसे भी लिख सकते हैं कि यार 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु ही लिए गए हैं। तो इधर क्या आएगा? इधर भी 6 आएगा। इधर देखो दोस्तों बैलेंस हो जाएगा क्या ये? तो वाटर के, अब देखो बैलेंस है क्या? बैलेंस का मतलब लेफ्ट में और राइट में बराबर संख्या होनी चाहिए। दोस्तों लेफ्ट में हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन कितने हुए? यहां पर 2 थे, 6 से गुना हो रहा है 12। यहां पर राइट में हाइड्रोजन कितने हैं? 12। लेफ्ट में ऑक्सीजन कितने हैं दोस्तों? यहां पर 2 है, ये पूरा 6 से गुना हो रहा है, तो 6 तो ये हो रहे, सॉरी 12 तो इधर हो गए और 18 हो रहा है। राइट में कितने हैं? 2 इंटू 6 12 प्लस 6 18। ठीक है, बैलेंस है 6 इंटू 6,6 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कर लोगे क्या दोस्तों एग्जाम में? मजा आ रहा है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है? क्लियर है? चलिए बताइए। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूं, देखो एनसीईआरटी में ये वाली रिएक्शन लिखी गई है कि 12 अणु एब्जॉर्ब होते हैं, 6 अणु निकलते हैं। तो आप लोग ये वाली ध्यान रखिएगा, दोनों याद रखिएगा। ठीक है, कई बार एग्जाम में ऐसी दे दे और आप लोग इसको गलत बता दो कि ये गलत रिएक्शन है। ये गलत नहीं है। बहुत बढ़िया, आ जाओ। लो करो भाई साहब क्वेश्चन, ग्रुप डी को तुम ऐसे समझते हो ना, करो। आपने तो बस बोल दिया प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो गई। कैसे हो गई? आपने तो बोल दिया गुरुजी कार्बन डाइऑक्साइड लिया पौधों ने, पानी लिया और भाई साहब बना दिया भोजन, यानी C6H12O6 बना दिया और ऑक्सीजन निकाल दी। लो भाई साहब, तुमने तो कितने इजी तरीके से बता दिया। अब स्टेप बताओ होता क्या है, बताओ स्टेप। ऐसे ही थोड़ी हो जाएगा, स्टेप बताने पड़ेंगे। एक यश नाम का बच्चा है, बोल रहा है खुशी जी आप भी क्लास लेते हो क्या? देखो इनको ये टेंशन नहीं है यश का कि माता पिता का यश बढ़ाना है, दिन रात मेहनत करके माता पिता को खुशी देनी है। क्लास में आके किसी और खुशी से पूछ रहे हो कि खुशी तुम रोज क्लास लेते हो क्या? इनको खुशी इस चीज से मिल रही है। फिर बोलते गुरुजी मैंने दिन रात मेहनत करी सर, मैंने सिलेक्शन बहुत मुश्किल है तुम्हारे लिए तो भैया 2 जन्म भी लग जाएंगे तब भी नहीं होगा। है बाकी बच्चों से सीख लो, क्लास में ध्यान तो दे रहे हैं, जवाब तो दे रहे हैं ABC। ठीक है कोई बात नहीं, गलती कर रहे हो लेकिन सीख तो रहे हैं वो। आ जाओ। तो दोस्तों समझे, एक बार मैं प्रक्रिया बता दूं। बिल्कुल सर बता दो। देखो एनसीईआरटी ने बड़े बड़े अक्षरों में लिखी हुई है, मुझे कुछ नहीं आता, एनसीईआरटी की लाइन पढ़ेंगे। एनसीईआरटी बोल रहा है कि सबसे पहले क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की स्टेप समझते हैं। सबसे पहले जो क्लोरोफिल होता है ना, वो प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लेता है। देखो पेड़ के अंदर जो क्लोरोफिल है ना, वो क्या कर लेता है, पहले ही सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लेता है। अच्छा दोस्तों मुझे एक चीज बताइए, आपको खाना बनाना है, क्या बनाओगे आज बताओ? कुछ खिला दोगे क्या? मान लो मैं आपके घर पे आया, मैंने बोला चाय पिला दो यार, तो आप मार्केट से दूध लिया है, अदरक लिया है, चीनी लिया है, चाय पत्ती लिया है, लेकिन याद आया कि घर में एलपीजी का सिलेंडर तो है ही नहीं, ना ही वो है, उसको क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक वाला आता है, नाम भूल गया मैं, जिस पे चाय वगैरह ना वो है। तो कोई मतलब है क्या दूध का इनका लाने का? सबसे पहले आप लोगों को उसका जुगाड़ करना है ना कि घर पे गैस वगैरह होनी चाहिए या फिर मान लो कुछ वो होना चाहिए। ठीक है, तो प्लांट भी क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण कर लेते हैं। ये पहला स्टेप है दोस्तों, समझ में आ रहा है क्या? बताओ बताओ, याद रह जाएगा? बहुत बढ़िया। चलिए दूसरा स्टेप क्या है दोस्तों, प्रकाश ऊर्जा है।
भाई आप मुझे एक चीज, उसको क्या बोलते हैं भूल गया यार मैं, हाँ इंडक्शन, वेरी गुड। अब दोस्तों इंडक्शन है, जो इंडक्शन होता है आप लोग मुझे बताओ किससे चलता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चलता है, बिजली से चलता है, विद्युत ऊर्जा से चलता है। अब आपका इंडक्शन बोल रहा है कि भैया मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले रहा हूं, विद्युत ऊर्जा दे रहा हूं, आपको भी यही दे दूं क्या? आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि भैया पागल है क्या, मुझे हीट चाहिए, ऊष्मा चाहिए जिससे मेरी चाय पक सके, बताओ। तो जो प्रकाश ऊर्जा है उसको रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करना पड़ेगा, दूसरा स्टेप। ठीक है, तो ये हो गया स्टेप नंबर 2। दोस्तों मजा आया क्या? अब दोस्तों जो केमिकल एनर्जी मिली, जो रासायनिक ऊर्जा मिली, उससे होगा क्या? तो बोला जा रहा है कि ये क्या कर रहा है कि जो एनर्जी मिली उससे, जो वाटर था ना, वाटर पानी लिया था ना जड़ों से, उसको ये तोड़ रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ रहा है। ठीक है, तो क्या मैं इसको स्टेप नंबर 3 बोल दूं? बताओ। अब चौथा स्टेप क्या है? चौथा स्टेप क्या है दोस्तों? जो कार्बन डाइऑक्साइड था ना, लिया था, उसका ये कार्बोहाइड्रेट में अपचयन करवाएगा। सर ये समझ में नहीं आया, मैं समझाता हूं। C6 बेसिकली इसमें कन्वर्ट कर रहा है ये। दोस्तों अगर किसी में हाइड्रोजन जुड़ता है तो आप लोग बोलते हैं उसका अपचयन हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसमें हाइड्रोजन जुड़ रहा है क्या, और ये मिलेगा क्या? तो लास्ट स्टेप क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होकर फिर बेसिकली इसमें कन्वर्ट होता है, ये कार्बोहाइड्रेट बनता है, फूड बनता है। ठीक है, तो यार अगला क्या है आप लोगों का? 1 2 3 4। दोस्तों समझ में आया क्या? कोई बात नहीं, आज तक आपको नहीं पता था, याद रख लोगे, गलती तो नहीं कर दोगे, हमने जो एग्जाम्पल दिया उससे याद रख लोगे। क्या करना है जीवन में? सबसे पहले अगर गुरु जी हमारे घर में आ गए तो चाय पीने का बोले तो, हालांकि आपको परेशान नहीं करूंगा मैं, लेकिन फिर भी कभी आ गया तो ये स्टेप याद रखोगे ना? आ जाओ। तो सी, ठीक है, इसके बाद में बी, वेरी गुड, इसके बाद में ए, वेरी गुड, और इसके बाद में डी। दोस्तों जो बच्चा करेगा ऐसे, एग्जामिनर भी करेगा ऐसे, और 1/3 कटेंगे नहीं, 1 नंबर मिल जाएगा। और दोस्तों आपके लिए देखो पूरी टीम मेहनत कर रही है। रीजनिंग सुबह 9 बजे, क्या जबरदस्त क्लास हुई है आपकी, मजा आ गया ना? तो अभी 12 बजे मैथ्स भी होगी। मैथ्स रीजनिंग साइंस का तो पकड़ के रखो कि भैया कैसे नहीं होगा सिलेक्शन, बताओ। आ जाओ। अगर ये समझ में आ गए स्टेप, इंग्लिश में भी लिखे हुए हैं, लेकिन खैर इंग्लिश हिंदी से कुछ फर्क नहीं पड़ता, समझना इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए बताओ, अब आओ। भोजन में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए, एक बच्चा बोल रहा सर ये क्लास 12 का आपने लगा दिया। दोस्तों पहली बात तो मैंने आज तक जीवन में आउट ऑफ सिलेबस नहीं पढ़ा है। अगर आपको देखना है क्लास 10 की एनसीईआरटी का एक चैप्टर लाइफ प्रोसेस जैव प्रक्रम, उसमें लिखा हुआ ही है। ठीक है, आ जाओ। भोजन में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों मान लो कोई प्लांट है, मुझे चेक करना है इसमें स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है। प्लांट भी छोड़ो, मान लो कोई भोजन है, मैं रोटी लेकर आया आपके पास में, बताओ उसमें स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है। तो स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है चेक करने के लिए एक टेस्ट किया जाता है जिसका नाम है आयोडीन टेस्ट। इसमें आयोडीन का सॉल्यूशन, आयोडीन का विलयन का इस्तेमाल करते हैं। सर कैसे करते हैं बताओ। आप लोग क्या करो, जो आपका भोजन था, जैसे मान लो ये भोजन है आपका, ये भोजन था, इसमें आयोडीन की बूंदे डालो जो कि पीले भूरे रंग की होती है, डालो। तो अगर इस भोजन में स्टार्च प्रेजेंट होगा तो जहां आयोडीन का सॉल्यूशन पड़ा, मतलब आयोडीन के सॉल्यूशन का कलर ही बदल जाएगा। बेसिकली क्या हो जाएगा? डार्क ब्लू या ब्लैक कलर का हो जाएगा, डार्क ब्लूइश कलर का हो जाएगा। क्लियर है? तो देखिए दोस्तों, अगर कलर ब्लू ब्लैक हो गया इसका मतलब स्टार्च प्रेजेंट है। अगर कलर में कोई परिवर्तन नहीं आया, आयोडीन के सॉल्यूशन का रंग होता है भूरा पीला, और अगर भूरा पीला ही है पढ़ने के बाद में भी, इसका मतलब भोजन में स्टार्च प्रेजेंट नहीं था। याद रख लोगे क्या? वेरी गुड। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। अब मुझे नहीं लगता इसमें ज्यादा समय लगाने की आवश्यक है, या आपने पहले भी कर रखा है। देखो हमने क्या किया, एक नली थी, इसमें पोटैटो जूस था, आलू का रस था, इसमें आयोडीन की बूंदे डाली। आयोडीन की बूंदे डालते ही जो आपके पोटैटो जूस था, आलू का रस था, बोला जा रहा टर्निंग ब्लू ब्लैक, ये नीले काले रंग का हो जाता है। तो अगर किसी में आयोडीन डालने पर वो नीले काले रंग का हो रहा है, इसका मतलब वो स्टार्च है, उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। आलू के रस में स्टार्च होता है, इससे तो यही कंक्लूजन निकला यार, मैं क्यों दिमाग लगाऊं। चलो आ जाओ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन,
गुरुजी ये मेरे को अलग सा लग रहा है, तो सीखेंगे ना, अलग से लग रहा है तो। दोस्तों किस पौधे में वेरिगेटेड लीव्स पाई जाती है, शबलित पत्तियां पाई जाती है? दोस्तों शबलित पत्तियां किसको बोलते हैं? आपके दोस्तों आसपास में पेड़ होंगे, उनकी जो पत्तियां होगी उनका रंग कैसा होता है? जनरली सबका हरा होता है। लेकिन दोस्तों आप लोगों ने कुछ ऐसे पौधे देखे हैं क्या, अमीरों के घर में मिलते हैं, जहां पर जो पत्तियां होती है कुछ ऐसी होती है, अजीब है ना, ऐसी होती है, मतलब जिसमें पूरी पत्ती हरे रंग की नहीं होती, उसमें कुछ पार्ट मान लो येलो कलर का होता है, या कुछ पार्ट ऐसे रंग बिरंगी सी होती है। बताओ, ऐसी पत्तियों को बोलते हैं शबलित पत्ती, है ना, मतलब वो पत्ती जिसमें पूरी पत्ती हरी नहीं है, हरा केवल कुछ पार्ट ही है, बाकी का जो पार्ट है वो किसी और रंग का है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि बताइए कुछ एग्जाम्पल बताइए किन प्लांट्स की पत्तियां शबलित पत्ती होती है, दोस्तों दो एग्जाम्पल याद रख लोगे क्या? एक तो आपने बता ही दिया सर, क्रोटोन, क्रोटोन, क्रोटोन। एक और कोई बता सकता है क्या? दो एग्जाम्पल याद रखने हैं। दो क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एनसीईआरटी ने दो दिए हैं, तो एनसीईआरटी बोल रहा है फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे एक तो मनी प्लांट और एक क्रोटोन। दोस्तों याद रख लोगे, अब तो गलती नहीं करोगे। क्लियर है क्या? चलिए बहुत बढ़िया। लो भाई साहब, इस बार के ग्रुप डी का क्वेश्चन करो, करो इस बार के ग्रुप डी का क्वेश्चन। दोस्तों पानी पी लो क्या, आपकी आज्ञा हो तो। प्यास लग गई यार, पानी, मैसेज कर दिया पानी। चलो आ जाओ, है ना, चलिए बताओ। देखिए दोस्तों मेरी बात को ध्यान से समझो, एक चीज मैं आपको बोलूं, अब मेरी बात को ध्यान से समझो। दोस्तों क्या पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है क्या? बोलो यस और नो। जी गुरुजी। किस वाले, जो हरी पत्तियां होती है ना, हरे रंग की, हरे रंग की जो पत्तियां होती है ना, उनमें होता है प्रकाश संश्लेषण, उनमें होता है। अब दोस्तों ये तो हरी पत्ती है ही नहीं, तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा क्या? होगा। कहां पर होगा? देखो ये हरा पार्ट है, ये हरा पार्ट है, ये हरा पार्ट है, तो यहां पर प्रकाश संश्लेषण होगा, यहां पर होगा, यहां पर होगा, यहां पर होगा। बात समझ में आ रही है क्या? बहुत बढ़िया। मेरे प्यारे दोस्तों मैंने इस पत्ती पे आयोडीन का सॉल्यूशन डाला, आयोडीन का विलयन डाला। कौन मुझे बताएगा ये पत्ती ऐसे क्यों हो गई? ये वाला पार्ट नीले काले रंग का क्यों हो गया? ये वाला पार्ट नीले काले रंग का क्यों हो गया? कौन मुझे बताएगा? लाइट चली गई, कोई बात नहीं है, बताओ कौन मुझे बताएगा ये पार्ट नीले काले रंग का क्यों हो गया? आयोडीन के डालने पर, आयोडीन के डालने पर अगर दोस्तों मैंने इधर डाला, पूरे पे डाला, कहीं पर कुछ फर्क नहीं पड़ा, बस ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट नीले काले रंग का हो गया। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर स्टार्च प्रेजेंट था, यहां पर स्टार्च प्रेजेंट था। क्यों था? क्योंकि यहीं पर प्रकाश संश्लेषण हुआ है, केवल यहीं पर हुआ है। तो मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं स्टार्च को चेक करने के लिए। उसका उद्देश्य क्या होता है? हम इन्हीं पत्तियों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको क्लियरली पता पड़ पाएगा कि कौन सा पार्ट का रंग चेंज हुआ है, किसका नहीं हुआ। क्योंकि अच्छा दूसरा क्वेश्चन, अगर मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन मेरा ये पत्ती है, मुझे चेक करना है कि कहां कहां पर स्टार्च है, कहां कहां पर स्टार्च है, मुझे नहीं पता कि यार यहां पर है, यहां पर है। आयोडीन का सॉल्यूशन डालूंगा तो वो पार्ट जहां पर स्टार्च होगा, क्या वो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा क्या? यानी आयोड, इसका इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? पत्ती में मौजूद स्टार्च को रंजित करना, जहां जहां पर स्टार्च है उसको रंजित करने का मतलब उसको थोड़ा कलर देना। आगे बात समझ में दोस्तों, समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है क्या? वेरी गुड, चलिए आ जाओ। तो आई होप आप लोगों को ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन समझ में आ गया, स्वपोषी पोषण समझ में आ गया, इसमें प्रकाश संश्लेषण भी पढ़ लिया, सब पढ़ लिया, प्लांट क्या क्या करता है, क्या क्या चीजों की आवश्यकता होती है। अब चलते हैं आगे। दो प्रकार के मेथड मैंने बताए थे, एक ऑटोट्रॉफिक एक हेट्रोट्रॉफिक। तो आ जाओ यार। हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कौन सा है, विषम पोषी जीव कौन सा है? देखिए दोस्तों कुछ जीव होते हैं अपने भोजन के लिए अन्य पर निर्भर करते हैं, इस विधि को बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, विषम पोषी पोषण। और जो जीव ऐसा करते हैं उसको विषम पोषी बोलते हैं, परपोषी बोलते हैं। तो बताओ कौन है? घास तो अपना भोजन खुद बना लेती है, हमको देने की जरूरत ही नहीं है, रोटी खा ले सब्जी खा ले, नहीं। नीम का पेड़ भी खुद बना लेता है अपना भोजन। एल्गी, शैवाल, ये एक प्रकार के प्लांट ही होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं, इनमें जड़ होती, पत्ती होती, तना वगैरह कुछ भी नहीं पाया जाता। जैसे पानी में आपने देखा होगा ना, हरे हरे रंग का ऊपर तैरता रहता है, वो एल्गी है।
ठीक है, तो ये भी अब प्रकाश संश्लेषण कर लेता है ना, भोजन खुद बना लेते हैं, तो ये आंसर भी नहीं होगा। टाइगर, भाई साहब टाइगर तो अन्य का शिकार करता है ना, अगर हम उनके पास में चले जाएंगे तो हम अपना उनका भोजन बन जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों जल्दी से बताओ, अब ध्यान से आप लोग समझो दोस्तों, विषम पोषी पोषण जो होता है ये भी 4 प्रकार का होता है। विषम पोषी किसको बोलते हैं दोस्तों? जिसमें अन्य जीव पर निर्भरता होती है भोजन के लिए, ठीक है। तो ये भी 4 प्रकार के होते हैं, टेंशन मत लो, एक एक करके समझा दूं और एक एक के क्वेश्चन करेंगे। आ जाओ दोस्तों, विषम पोषी पोषण क्या होता है? ऐसा जिसमें अन्य जीवों पर, अन्य ऑर्गेनिज्म पर निर्भरता रहती है। दोस्तों इसके 4 प्रकार, इसको भी 4 टाइप में बांट सकते हैं। अभी केवल नाम याद रखो। नंबर 1 होलोजोइक, याद रह जाएगा, होलोजोइक होलोजोइक। नंबर 2 पैरासिटिक, परजीवी, याद रह जाएगा। नंबर 3 सैप्रोफाइटिक, मृतोक जीवी, याद रह जाएगा। और चौथा सिम्बायोटिक, याद रह जाएगा। केवल नाम याद रखो, भी एक एक के क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों आप लोगों से बोला गया है कौन सा एक तरीका नहीं है, तो मैंने ऐसा एक तरीका बताया, ऐसा भी बताया, ऐसा भी बताया, ऐसा कुछ नहीं बताया मैंने। हटाओ ऑप्शन नंबर सी को, क्यों लोड ले रहे हो यार। चलिए, है ना, चले आगे, आ जाओ। बहुत बढ़िया, आ जाओ आ जाओ, क्वेश्चन को करो। इस बार के ग्रुप डी में पूछा गया है, फिर मैं आपको तरीका बताता हूं। देखो, विषम पोषी पोषण 4 प्रकार के होते हैं, उनमें से सबसे पहला मेथड है होलोजोइक। सर इस मेथड में क्या होता है? देखो इस मेथड में क्या होता है, कोई जीव भोजन लेता है। जैसे आप रोटी लेते हो, भोजन लिया, फिर भोजन का सरल पदार्थों में क्या होता है? पाचन होता है। फिर इससे जो पोषक तत्व मिले, जैसे रोटी में मान लो विटामिन थे, बढ़िया सी मिनरल्स थे, है ना, कार्बो, ये हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, अवशोषित हो जाते हैं। और जो भी वेस्ट बचा उसको बॉडी से बाहर निकाल लिया जाता है। इसको बोलते हैं निष्कासन, यानी इजेक्शन। तो अगर ऐसा तरीका होता है कि पहले भोजन को ग्रहण किया जा रहा है, फिर उसका पाचन हो रहा है, फिर उससे जो चीज मिली उसका अवशोषण हो रहा है, फिर वेस्ट को बाहर निकाला जा रहा है, इस मेथड को बोलते हैं होलोजोइक। तो कुछ जीव संपूर्ण खाद्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं, फिर शरीर के अंदर उसका विघटन होता है, पाचन होता है, ऐसे मेथड को क्या बोलते हैं? होलोजोइक बोलते हैं भाई साहब। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए होलोजोइक पोषण किसमें पाया जाता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन किसमें पाया जाता है, एग्जाम्पल बताओ यार। दोस्तों इंसान में, हमारे में तो ऐसा ही होता है। जो हमारी काऊ है, गाय, उसमें भी ऐसा होता है। जो दोस्तों डॉग होता है, कुत्ता होता है, उसमें भी ऐसा होता है। कुत्ता भी खाना खाता है, फिर पाचन होता है, फिर उससे जो मिला अवशोषित कर लेता है, बाकी को रोड पे डाल छोड़ देता है। बताओ और बताओ, और किसमें होता है? भैंस, शेर भी ऐसे ही करता है भैया। पहले तो शिकार करा, फिर उसको खाया, उसका पाचन हुआ, उससे जो चीज मिली बॉडी ने एब्जॉर्ब कर ली और वेस्ट को निकाल दिया। दोस्तों ये एग्जाम्पल तो आपको याद रह जाते हैं, लेकिन 2 एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं जो आपको याद नहीं रहते हैं, और याद रखना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन उसी से पूछेगा। एक एग्जाम्पल है अमीबा, बहुत छोटा सा जीव है, सूक्ष्म जीव है, लेकिन है छोटा, लेकिन भाई साहब बोलेगा कि अपने कि माना मैं गुंडा हूं, लेकिन गुंडे के भी कुछ उसूल होते हैं। वही वाली बात हो गई, बोले माना मैं छोटा हूं लेकिन मैं ऐसे ही करूंगा, पहले भोजन लूंगा, फिर इसका पाचन करूंगा, फिर जो वेस्ट होगा निकालूंगा, है ना। तो अमीबा में ये चीज होती है। और एक पैरामीशियम, ये भी बहुत सूक्ष्म जीव है, छोटा सा है। ये दोनों में भी यही होता है। क्लियर है क्या? चलिए तो देखिए होलोजोइक क्या होता है, जिसमें कोई ये इस मेथड में भोजन ग्रहण किया जाता है, फिर उसका पाचन होता है, फिर उसका एब्जॉर्प्शन होता है, फिर जो वेस्ट होता है उसका निष्कासन होता है। क्लियर है क्या? एग्जाम्पल दोस्तों, ह्यूमंस, अमीबा, पैरामीशियम, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली। ठीक है, आ जाओ बताओ जल्दी से, होलोजोइक पोषण किसमें पाया जाएगा? जल्दी से बताओ। अभी मैंने एग्जांपल बताया, मानव, अमीबा, पैरामीशियम, गाय, भैंस, लोमड़ी, सब में। चलो आ जाओ। होलोजोइक मेथड में होता क्या है बताओ? होलोजोइक में क्या होता है? सबसे पहले भोजन को अंदर लिया जाता है, इंजेशन होता है, अंतर्ग्रहण होता है। आपने मान लो रोटी ले ली, फिर उसको छोटे छोटे पार्टों में तोड़ोगे, इस मेथड को बोलोगे डाइजेशन। इसके बाद में होता है डाइजेशन। अब इससे आप लोगों को जो भी मिलता है, विटामिन मिलते हैं, जो भी, वो आपकी बॉडी में, ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, अवशोषण। अब देखो होगा क्या, एग्जांपल से समझो। जैसे मान लो
ये हमारी छोटी आंत है। भोजन जब हम लोग खाते हैं नीचे आते आते यहां पर पहुंचती है, यहां पर पूर्ण पाचन हो जाता है, तो जो पोषक तत्व मिलते हैं वो हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब दोस्तों वो मान लो आपको विटामिन ए मिला, वो किसको चाहिए? आंख को चाहिए, स्किन को चाहिए, पैर को चाहिए, किसको चाहिए? सबको चाहिए। तो दोस्तों ब्लड जब पूरी बॉडी में फ्लो करेगा तो क्या वो पोषक तत्व पूरी बॉडी में पहुंच जाएंगे? कि इस प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन, स्वांगीकरण। तो इसके बाद में स्वांगीकरण होता है, और जो वेस्ट यहां पर रह गया, जिसका पाचन नहीं हुआ या फिर जो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, वो बाहर निकल जाएगा मल के रूप में, इजेशन, निष्कासन। दोस्तों मेथड समझ में आया क्या? चलो आगे यार, ठीक है। तो फिर से बता देता हूं, ध्यान से समझो। इजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, है ना। एसिमिलेशन को हिंदी में स्वांगीकरण बोलते हैं, और फिर निष्कासन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब तक मैं पानी पी, चलो आप कर लो यार, इस बार के ग्रुप डी का क्वेश्चन है ये। थोड़ा सा पानी पी लेता हूं मैं। बताओ कौन सा विकल्प अमीबा में पोषण की प्रक्रिया का सबसे अच्छा तरीका है? अमीबा में, तो अमीबा में होलोजोइक पाया जाता है, और होलोजोइक में क्या होता है? सबसे पहले इंजेक्शन होता है, उसके बाद में डाइजेशन होता है, उससे जो मिला एब्जॉर्प्शन हो जाता है, फिर वेस्ट बार। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों क्लियर है क्या? कर लोगे क्या? इस बार के ग्रुप डी का क्वेश्चन है, इस बार का। चलो आ जाओ, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन में बोला जा रहा है सूडोपोडिया, जो कि उंगली के जैसे ऐसे उभार होता है, ये किस में पाए जाते हैं? तो मैंने अभी भी आपको अमीबा के बारे में बताया, बहुत छोटा होता है अमीबा, सूक्ष्म जीव होता है, और इसकी बॉडी ऐसी होती है, मतलब इतना सूक्ष्म होता है, इसकी पूरी बॉडी में एक ही कोशिका है। हमारी बॉडी तो पता नहीं कितने करोड़ों अरबों कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है, ये एक ही कोशिका से बना हुआ, इतना सूक्ष्म है। इसमें ये जो उंगली जैसे दिख रहे हो ना, इसको बोलते हैं सूडोपोडिया। तो अगर बोला जाए सूडोपोडिया किस में पाया जाता है? अमीबा में पाई जाता है। एनसीईआरटी ने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि जो अमीबा होता है ना, उसमें ऐसे उंगली जैसे है ना, उंगली जैसे, जैसे हमारी उंगली होती है ना, वैसे उंगली जैसे पाए जाते हैं, इसको बोलते हैं सूडोपोडिया। तो सूडोपोडिया किस में पाया जाएगा? अमीबा में, याद रख लोगे। चलो आ जाओ, क्लियर। दोस्तों इसको एक बार छोड़ो ना, आ गया, ये रिपीट हो गया। चलो बताओ, अभी अमीबा की ही हम लोग, मतलब अमीबा के बारे में कुछ चीजें मैंने बताई। चलो क्वेश्चन करो, आराम से करो, मैं बताता हूं। देखो दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया अमीबा में होलोजोइक मेथड पाया जाता है न्यूट्रिशन का। इसका मतलब अमीबा जो होगा वो भोजन लेगा, पाचन होगा, जो वेस्ट होगा बाहर निकलेगा, ऐसा कुछ प्रक्रिया थी, ठीक है। ये बात क्लियर है क्या? वेरी गुड। दोस्तों मैंने एक चीज और बताई, अमीबा की पूरी बॉडी में एक ही कोशिका है, ये बात मैंने बताई। तो दोस्तों कोशिका के अंदर आपको पता है न्यूक्लियस पाया जाता है, कोशिका के अंदर लिक्विड पाया जाता है जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, यानी कोशिका द्रव्य। तो अमीबा में भी यह चीज पाया जाएगा क्या? बिल्कुल। तो अमीबा क्या करता है, जैसे मान लो दोस्तों कुछ इसका ऐसा शेप था, ठीक है। मान लो यहां पर भोजन है, फूड है, तो ये क्या करेगा? डायग्राम ये रहा, देखो यहां पर मान लो फूड है, तो अपना जो सूडोपोडिया है उसकी शेप को ऐसे बदल लेगा, और इसको थोड़ा सा अंदर ले लेगा, अंदर ले लेके फिर ऐसे ये बंद कर लेगा। तो ये जो अंदर ये जो जगह बन गई थी ना, ये एक खाली सी जगह बना ली जिसके अंदर फूड को ले लिया, इसको बोलते हैं फूड वैक्यूल, यानी खाद्य रिक्ति का। और दोस्तों यहीं पर इस भोजन का पाचन होगा, सरल पदार्थों में टूटेगा, देखो टूट रहा है, और फिर पूरे कोशिका द्रव्य में फैल जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अब आंसर बताएंगे। किस जीव की खाद्य रिक्तिका में, फूड वैक्यूल में, सरल पदार्थ, सॉरी जटिल पदार्थ सरल पदार्थों में टूट जाते हैं, भोजन का पाचन होगा और बाद में पूरे कोशिका द्रव्य में आ जाता है? वो किसकी बात हो रही है दोस्तों? अमीबा की बात हो रही है। कर लोगे क्या? गलती तो नहीं कर दोगे एग्जाम में? क्लियर है क्या? चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस बार के, सॉरी 2022 का क्वेश्चन है, अमीबा में भोजन का ग्रहण किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों अभी भी मैंने बताया अमीबा में ऐसे उंगली जैसा कुछ पाया जाता है जिसको बोलते हैं सूडोपोडिया। तो जैसे ही भोजन यहां पर होगा तो इस वाले सूडोपोडिया और इस वाले सूडोपोडिया का इस्तेमाल करेगा। कहीं ना कहीं सूडोपोडिया, अगर इसको एक पूरी बॉडी बोलोगे तो इसकी सरफेस पे तो है, तो कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हो बॉडी की सरफेस का यूज करता है, या फिर बॉडी की सरफेस पे जो मतलब ये पूरी बॉडी की सरफेस ही है इसकी, बस कई 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 जगह सरफेस ऐसी हो जाती है, ऐसी उंगली की जैसी, इसको सूडोपोडो बोल दिया, सूडोपोडिया, लेकिन है तो ये बॉडी की सरफेस ही। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। आया क्या मजा? मजा आया क्या?
दोस्तों थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। आज इतने बच्चे देख रहे हैं, लेकिन यार आप एक गलती कर रहे हो, हैं इतनी मेहनत कर रहे हैं, एटलीस्ट लाइक तो कर सकते हो यार, हैं। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर नोटिफिकेशन नहीं आए तो फिर ये मत बोलना, तो जैसे ही सब्सक्राइब करते हो नोटिफिकेशन आता है आपको क्लास का, ठीक है। चलिए आ जाओ दोस्तों, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यहां पर एक डायग्राम दिया हुआ है, आप लोगों को कुछ बताना है। हो सकता है आपको डायग्राम अच्छे से नहीं दिख रहा हो, ठीक है, हो सकता है आपको डायग्राम अच्छे से नहीं दिख रहा हो, इसको बड़ा कर दूंगा, लेकिन डायग्राम में गलती हो गई दोस्तों। ये है ए, ठीक है। चलो मैं डायग्राम बड़ा करके बता दूं, कोई बात नहीं। अगर आपको डायग्राम नहीं, पहले डायग्राम को ध्यान से देख लो, पहले डायग्राम को ध्यान से देख लो, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया है कि ये अमीबा है, इसके पास में कोई फूड पार्टिकल आया, तो ये क्या है, उंगली जैसा, इसको बोला गया है ए। और उसके बाद में दोस्तों अंदर एक खाली जगह बना ली, खाली जगह बना ली जिसको बी बोला गया है। तो बताओ ये ए और बी क्या है। तो दोस्तों ये जो उंगली जैसा है इसको तो बोलेंगे सूडोपोडिया, हिंदी में कूटपात भी बोलते हैं। ये क्या कर रहा है, भोजन ग्रहण कर रहा है। और जो अंदर ये जगह बना ली इसको बोलेंगे फूड वैक्यूल, खाद्य राजधानी या खाद्य रिक्तिका। दोस्तों यहां पर भोजन का पाचन होगा। कर लोगे क्या एग्जाम में यार, एग्जाम में कर लोगे क्या, कर लोगे क्या एग्जाम में, कर लोगे क्या एग्जाम में। वेरी गुड वेरी गुड, चलिए आ जाओ बताओ। एक बच्चा बोल रहा है कि सर इतने बच्चे चल रहे हैं, आप भी वीडियो डालो, रिकॉर्ड बन गया। अरे क्या रिकॉर्ड वगैरह यार। दोस्तों मैं आपको हमेशा बोलता हूं, आपका काम सिर्फ एक चीज है, पढ़ाई करना, मेहनत करना। मेरा काम एक है, अच्छे से पढ़ाना। ये रिकॉर्ड विकॉर्ड अपने लिए क्यों समय वेस्ट करते हो आप, हैं। कोई नहीं आएगा आप लोगों का जब सिलेक्शन नहीं होगा, कितने भी कमेंट करते रहो। तो आपके लिए केवल आप इंपॉर्टेंट हो, आपकी सफलता इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपको इतनी बार समझाता हूं, इतना समय वेस्ट मत करा करो। कभी कोई दो टीचर लड़ रहे हैं, कुछ भी एक्स वाई जेड जो भी हो, केवल पढ़ाई पे ध्यान दो, यही काम आएगी। सिलेक्शन होगा तो आप लोगों को दुनिया पूछेगी, पड़ोसी पूछेंगे, वरना कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। मैं वो बता रहा हूं, कोई भी टीचर तुमको संभालने नहीं आएगा घर पे, जिसके लिए तुम वो करते हो। तो आपका काम केवल पढ़ना है, मेरा काम पढ़ाना है। आप ऐसे ही मुझे बहुत सारा प्यार दे देते हो, हैं। मैं अलग अलग जब वीडियो में कमेंट वगैरह देखता हूं तो अच्छा लगता है कि आपको कंटेंट अच्छा लगता है, अप्रिशिएट कर रहे हो मेरे लिए, वो सबसे बड़ी बात है। बताओ आ जाओ। पैरामीशियम, दोस्तों पैरामीशियम में भी किस प्रकार का पोषण पाया जाता है बताना। अभी अभी बताया होलोजोइक। तो ये पैरामीशियम भी सूक्ष्म जीव है। इसके बारे में एक बात बताऊं क्या दोस्तों, ये सूक्ष्म जीव है, इसका जो शेप होता है ना बिल्कुल चप्पल जैसे होता है। जैसे हम चप्पल पहनते हैं ना, जैसे हम चप्पल पहनते हैं, चप्पल जैसा शेप होता है। अब इसमें क्या होता है, इसकी बॉडी की सतह पे ऐसे बाल जैसे कुछ पाए जाते हैं, इसको बोलते हैं सीलिया। क्या बोलते हैं, सीलिया। क्या बोलते हैं, सीलिया। क्या बोलते हैं, सीलिया। तो मान लो भोजन है, तो ये सीलिया के, सीलिया, सॉरी कहां गया, हाँ। तो पोषण प्राप्त करने के लिए कोशिका के भीतर एक निश्चित स्थान पर पहुंचाने के लिए किसका, सीलिया का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सूडोपोडिया तो इसमें होता ही नहीं है ना। ये इनका इस्तेमाल करते हैं भोजन को थोड़ा अंदर या किसी पर्टिकुलर जगह पे ले जाने के लिए, ठीक है। आ जाओ बताओ दोस्तों, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। अमीबा और पैरामेशियम के बीच में अंतर क्या है, एक अंतर अभी पता पड़ा होगा। देखो मैं बताऊं, आ जाओ। एक चीज मैं आपको बताया नहीं दोस्तों, पैरामीशियम में जो भोजन आता है वो एक पर्टिकुलर जगह से ही एंट्री करता है। अमीबा में तो क्या होता है, देखो ध्यान से आप लोग समझो, यहां से भी कर सकता है, यहां से भी कर सकता है, यहां से भी, यहां से भी, लेकिन यहां पर एक पर्टिकुलर जगह से ही एंट्री करेगा। तो भोजन को उस जगह लाने के लिए या खुद को इस प्रकार वहां पर सेट करने के लिए सीलिया का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, अमीबा कोशिका की सतह से, उसकी पूरी बॉडी में एक ही कोशिका है तो कोशिका की सतह बोल दो या बॉडी की सतह बोल दो, किसी भी हिस्से से भोजन ग्रहण कर सकता है, जबकि पैरामीशियम किसी एक विशिष्ट क्षेत्र से ही भोजन ग्रहण करता है। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आ जाओ, ठीक है।
ये ओरल उस जगह का नाम है, ओरल रो। हालांकि आपको तो समझने की जरूरत नहीं है, आप तो बस एग्जांपल याद रखो। होलोजोइक के दो एग्जांपल है, अमीबा और पैरामीशियम, और इसके अलावा जो दो बातें मैंने बताई वो ध्यान रखना है। कौन सा जीव परजीवी पोषण पद्धति दर्शाता है? अब ये क्या हुआ, तो मैंने भी आपको बताया था विषम पोषी पोषण यानी हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन 4 प्रकार के होते हैं, बताया था क्या? एक मैंने आपको बताया था, ये इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं पैरासिटिक यानी परजीवी क्या होते हैं। दोस्तों कुछ कुछ जीव होते हैं जो अपने भोजन के लिए अन्य पर निर्भर करते हैं, वो तो सही बात है, लेकिन पूरा सुनो। कुछ कुछ जीव होते हैं जो कि अन्य जीव के अंदर रहकर या अन्य जीव के ऊपर रहकर भोजन प्राप्त करते हैं, ऐसे मेथड को बोलते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। और जो जीव ये काम करते हैं उनको परजीवी भी बोलते हैं। सर समझ में नहीं आया कि एग्जांपल बताओ। दोस्तों बचपन में हम लोग नहीं नहाते थे, मैं तो नहीं नहाता था यार, कभी क्रिकेट खेलने वक्त जाता था, कभी पतंगे उड़ाता रहता था, 2-2 3 दिन तक नहीं नहाता था। जैसे ही नहाने के बाद तो भग जाता था मैं तो। पता नहीं यार, आज हंसी आती है आज की यार, मैं ऐसा कैसे हो सकता हूँ, लेकिन ऐसे ही थे अपन सब। तो दोस्तों अगर आप नहीं नहाओगे तो आपके सिर में जू पड़ जाएगी, जिसे लाइस बोलते हैं। वो जू क्या करने आई है आपके सिर पे? आपका खून चूसने आई है, खून चूसने आई है। यानी वो खून उसके लिए भोजन है, तो वो भोजन के लिए आपकी बॉडी के ऊपर रहकर अपना भोजन प्राप्त कर रही है। तो क्या इसका एक एग्जांपल लाइस यानी जू हो जाएगा क्या? क्लियर है? तो जो अन्य जीवों के अंदर रहकर या ऊपर रहकर भोजन प्राप्त करे, एक एग्जांपल तो मैंने बता दिया जू। एक और एग्जांपल है अमरबेल। बेसिकली एक प्रकार का प्लांट ही है ये, लेकिन ये प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाता, भोजन के लिए अन्य पर निर्भर करता है। कैसे करता है सर, अभी मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है? तो क्या इसका एक एग्जांपल ही हो जाएगा क्या? ठीक है, चलिए दोस्तों बताओ, कौन सा परजीवी पौधे का उदाहरण है? मतलब कौन सा ऐसा पौधा है जो कि प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाता, किसी दूसरे पेड़ के ऊपर या रहकर या अंदर रहकर पोषण प्राप्त करता है? तो दोस्तों अभी मैंने एक एग्जांपल बताया, अमरबेल, जिसको इंग्लिश में कस्कुटा भी बोलते हैं। समझो ये पीली कलर की जो देख पा रहे हो ना, ये अमरबेल है। तो ये प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाती, लेकिन ये किसी दूसरे प्लांट के ऊपर रहती है। तो दूसरा प्लांट तो भोजन बनाता ही है खुद का, तो ये उससे अपना भोजन प्राप्त करती है। तो किसी दूसरे पर रहकर ये भोजन प्राप्त कर रही है। इसको परजीवी पोषण बोले नहीं बोले, पैरासिटिक न्यूट्रिशन बोले नहीं बोले, तो परजीवी का ये उदाहरण हुआ ही नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ दोस्तों, ठीक है। एनसीईआरटी ने बड़े बड़े अक्षरों में बोला गया है कि कस्कुटा है ना, वो एक पैरासाइट है, एक परजीवी है। परजीवी क्यों बोला? क्योंकि अन्य जीव पर रह रही है, ठीक है। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे, कौन सा परजीवी पोषण दर्शाता है? इस बार का वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। अब आप लोगों को अच्छे से पता है, समय नहीं लगाएंगे हम लोग। टेक्नीशियन का इस बार का 2024 का क्वेश्चन। चलिए, ग्रुप डी 26 अगस्त 2022 का कौन सा समूह है? 4 ऑप्शन दिए, चारों में ग्रुप है, जो अन्य पौधों और जीवों को मारे बिना उससे पोषण प्राप्त करता है। दोस्तों जू जब आपके सिर पे आती है तो आपको मार देती है क्या? नहीं, आपको जिंदा रखती है कि भैया तू जिंदा रहेगा तभी तो मुझे खून मिलेगा। अमर बेल अगर किसी दूसरे प्लांट पे है तो क्या उसको मार देगा क्या? नहीं। दोस्तों 2 एग्जांपल और बता रहा हूं परजीवी के, एक तो ये बता दिया, ये बता दिया, एक एग्जांपल ये, एक एग्जांपल ये, टोटल 4 एग्जांपल याद रख लोगे क्या? बिल्कुल। अब सर इसके बारे में बताओ तो सर, लीच जोक सुना है, कभी देखा है? दोस्तों लीच एक छोटा सा एनिमल बोल सकते हो आप। जैसे ही आपकी स्किन पे रखोगे ना, आपकी स्किन से वो ब्लड सक करने लग जाएगा, खून चूसना लग जाएगा। आपको मार दिया क्या? वो भोजन ग्रहण कर रहा है बिना आपको मारे हुए। तो लीच इसका एक एग्जांपल हो जाएगा। टेप वर्म, ये भी एक सूक्ष्म जीव है, हमारे बॉडी के अंदर आ जाता है, ये हमारी आंतों वगैरह से भोजन प्राप्त करता है ये। तो क्या 4 एग्जांपल याद रख लोगे क्या? चलिए ठीक है, आ जाओ। हाँ, अब दोस्तों क्वेश्चन ये है, एक अलग कॉन्सेप्ट सिखाता हूं मैं आपको। कौन सा एक कीट भक्षी पौधा है? दोस्तों मेरी बात को ध्यान से समझो। कई बार क्या होते हैं, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, आप लोग सभी भोजन खाते हो, सुबह और शाम बनता है, लेकिन कई बार आप लोगों को विटामिन की गोलियां क्यों लेनी पड़ जाती है? डॉक्टर साहब बोलते हैं आयरन की कमी है तो ये गोली लो। कई बार आपको इंजेक्शन लगवाने पड़ जाते हैं कि विटामिन B12 बहुत कम है, इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा, इतना कम है। या विटामिन D कम है तो गोली देनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो भोजन हम लोग ले रहे हैं उसमें उतने पोषक तत्व नहीं है, उतना कार्बो मतलब उतने विटामिन नहीं, उतने मिनरल नहीं है। बात समझ में आ रही है क्या? तो क्या होता है, कुछ प्लांट होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, यानी अपना भोजन बनाते हैं, लेकिन इनको कुछ और जैसे नाइट्रोजन की आवश्यकता है, नाइट्रोजन बहुत जरूरी है प्लांट के लिए, तो उनको नहीं मिल पाता है वो। तो फिर ये क्या करते हैं, एक तरीका अपनाते हैं,
ये जो प्लांट है इनके ऊपर अगर कोई कीट आ जाता है, कोई इंसेक्ट आ जाता है ना, तो अपनी पत्तियों को ऐसे फोल्ड कर लेते हैं, उस इंसेक्ट को अंदर दबा लेते हैं और उससे उनको नाइट्रोजन मिल जाता है और बाकी पोषक तत्व मिल जाते हैं। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण करते हैं ये, लेकिन बस कीटों को क्यों पकड़ रहे हैं? अपनी कमी को पूरा करने के लिए। दो एग्जांपल याद रख लो, एक तो वीनस फ्लाई ट्रैप, ठीक है, जैसे इसकी पत्तियां देखो कैसी है, कांटे जैसी शेप की है, जैसे ही कीड़ा आएगा दबा लेगा। ठीक है, एक पिचर प्लांट, पिचर को हिंदी में बोलते हैं कलश। कलश आप लोग जानते हो, तो ये अपनी पत्तियों को ऐसे कलश की शेप में रखता है, जैसे ही कोई जीव आएगा उसको अंदर दबोच लेता है। तो दो एग्जांपल याद रख लोगे दोस्तों। एक चीज बताऊं मैं आप लोगों को, ठीक है, बताऊं क्या? चलो आगे बाद में बताएंगे। लो बताओ, इस बार के ग्रुप डी का क्वेश्चन है यार, आप आंसर दे देना दोस्तों। ये इस बार के ग्रुप डी का क्वेश्चन है, फिर बोलोगे सर घुमा के पूछता है। यार जो कीट बख्शी पौधे हैं उनमें ऐसा ऐसे ग्रोथ कैसे हुआ, उनमें ऐसे इवोल्यूशन कैसे हुआ कि वो कीट को पकड़ पा रहे हैं वो? क्योंकि यार जरूरत थी, अरे जरूरत थी। ठीक है, नाइट्रोजन और अन्य पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए। जैसे अगर आप लोग 1000 साल पहले बात करोगे, जो इंसान है वो झूठ बोलते होंगे क्या? कुछ झूठ नहीं बोलते होंगे। या अगर 1000 साल पहले की बात करी जाए कि कमाई के लिए ज्यादा परेशान होना पड़ता था क्या? कोई 2-3 इनकम सोर्स रखने पड़ते थे क्या? अगर 1000 साल पहले की बात करोगे। आज के आप लोग बात करोगे, जैसे मान लो आप नौकरी कर रहे हो कोई 15,000 20,000 की, उसमें क्या होगा? मतलब फिर कुछ एक्स्ट्रा देखेंगे कि यार शाम को 2 घंटे में ये काम भी कर लूं। और आज झूठ तो भाई साहब ऐसे चलता है धमाधम, बिल्कुल ऐसे बटर पे लगा के सब एक दूसरे को चटाते हैं, ले भैया। और दोस्तों मैंने सुना है कि अगर बोलने वाला और सुनने वाले को ये पता हो कि ये झूठ है तो उसको झूठ नहीं बोलना जाता। ये बात सही है क्या? ये क्या बात हुई यार? व्यंग था एक। आ जाओ। मृतोपजीवी पोषण क्या है? तो दोस्तों मैंने आपको बताया, हेट्रोट्रोफिक 4 प्रकार का होता है। इसकी बात कर चुके, इसकी बात कर चुके, अब इसकी बात कर लो। सेप्रोफिटिक क्या होता है? देखो कोई कोई जीव क्या होता है, मरे पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करता है या सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एप्पल पड़ी है रोड पे, अब वो डेड पार्ट ही तो है, मृत ही तो है, क्योंकि वो एप्पल से गिर गई, सॉरी पेड़ से गिर गई। तो जो सड़ा हुआ जो एप्पल वगैरह, तो उस पर देखो कुछ बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं उसको खाने के लिए, अपना भोजन बनाने के लिए। तो उसके एग्जाम्पल याद रखिएगा, एक तो बैक्टीरिया और कुछ फंगस होते हैं। जैसे मशरूम एक फंगस का एग्जाम्पल है। मशरूम क्या करता है, ये जो सड़ी गली सब्जियां होती है ना, उससे अपना भोजन प्राप्त करता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जीव मृत एवं सड़े गले भाग से अपना पोषण प्राप्त करता है। क्लियर है? चलो आ जाओ। मशरूम में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? आप समय नहीं लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ऐसे जीव जिनमें मृतोपजीवी यानी सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन पाया जाता है उसको मृतजीवी या मृतोपजीवी या मृतपोषी अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो एक एग्जांपल याद रख लो दोस्तों, मशरूम। क्लियर है? बताओ। ठीक है, बताओ। अब देखिए दोस्तों, मशरूम के बारे में मैं एक चीज बता रहा हूं। जो मशरूम होता है ना, ये क्या होता है, सड़ी गली लकड़ियों को अपना भोजन बनाता है। तो क्या करता है यार, वो इतना हार्ड है कैसे होगा? तो ये अपने अंदर से क्या करता है, कुछ रस निकालता है जिससे इसका पाचन हो जाता है। तो ये जब सरल पदार्थों में टूट जाता है ना, फिर इसको अंदर लेता है ये। तो कौन ये काम करता है? मशरूम। बस ये ध्यान रख लो, मशरूम में एक विशेषता होती है ये कि अपने अंदर से कुछ रस निकालता है, तो जो भी सड़ा गला पदार्थ उस पर छोड़ता है, उस वो सरल वो पाचन होता है, फिर उसको लेता है। अरे मजा आ रहा है नहीं आ रहा? क्लियर है? और दोस्तों देखो, टेलीग्राम है ना, कभी बंद हो जाता है, कभी चल जाता है। या फिर मैं अगर आपसे बात करूं कि कब अलग अलग स्कैम हो जाते हैं बच्चों से, तो हो सकता है मैं पीडीएफ आपसे साइंस मैग्नेट ऐप पे देना शुरू कर दूं, है ना, इजी हो जाएगा। क्योंकि टेलीग्राम के होते 3 अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, एक बचा है जिसका नाम है सिम्बायोटिक सहजीवी। ध्यान से सुन लो, कुछ भी नहीं है दोस्तों। कई बार क्या होता है, दो जीव साथ साथ रहते हैं, उससे उनको भोजन मिलता है। इस मेथड को बोलते हैं सहजीवी। जैसे कि एग्जांपल बताता हूं,
दोस्तों जो फंगस होता है ना, कवक, वो अपना भोजन खुद नहीं बना सकता, प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाता। बहुत बढ़िया। एक जीव होता है जिसका नाम है एल्गी, शैवाल, ये प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। ये दोनों साथ साथ में रहते हैं, क्यों? क्योंकि फंगस को भोजन मिल जाता है, एल्गी इसके ऊपर रह जाता है, इसको एल्गी को जगह मिल जाती है। मतलब जब दोनों ऐसे रहे जिसमें दोनों का फायदा हो, मान लो एक को जगह मिल रही हो, एक को भोजन मिल रहा हो, तो ऐसे को बोलते हैं सिम्बायोटिक। और जब फंगस और एल्गी साथ साथ रहते हैं तो इसको बोलते हैं लाइकेन। ठीक है, इसको बोलते हैं लाइकेन। तो लाइकेन किस प्रकार का पोषण दर्शाता है? सिम्बायोटिक सहजीवी। ठीक है, ठीक है, लाइकेन सिम्बायोसिस सहजीवी। दोस्तों कैसा लगा सेशन बताओ, मजा आया नहीं आया? क्या मजा आया नहीं आया बताओ? क्या न्यूट्रिशन यानी पोषण दो प्रकार का होता है? फिर क्या सारे प्रकार सब टाइप पढ़ लिए क्या? बढ़िया बताओ, मजा आया नहीं आया? लेकिन दोस्तों अगर आप लोग मेहनत नहीं करोगे तो फिर सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, हम इधर कर रहे हैं। अगर आप लोग रोज क्लास नहीं देखोगे, साथ में वो नहीं करोगे, तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, मैं तो यही बोल सकता हूं, और क्या मैं बोलूं? बाकी आप समझदार हो यार, मेहनत तो करनी पड़ेगी। दोस्तों अभी दोपहर 12 बजे किसकी क्लास है आपके लिए? मैथ्स की भी क्लास लगा रखी है। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, साइंस का फाउंडेशन बैच, निर्माण बैच, लाइव बैच है, नया बैच है, केमिस्ट्री चल रही है। अगर आपको जल्दी पूरा करना है तो मैंने वीओडी बैच भी डाल दिया है। ठीक है, तो पढ़ो, आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है, जीवन में कभी परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरा एनसीईआरटी ओरिएंटेड है, 6 to 10 सब कुछ कवर है। प्राइस इसका 799 है, लेकिन कूपन कोड लगा लीजिएगा SM200, पूरे 200 रुपए का ऑफ मिल जाएगा। कूपन कोड है SM200, 599 हो जाएगा। 5 जुलाई से 10 जुलाई, मैं फिर से बोल रहा हूं, फिर मत बोलने एक दिन बढ़ा दो, 2 दिन बढ़ा दो। कंप्लीट थ्योरी बैच है, साथ में सारे क्वेश्चंस करवाएंगे। कल जो चैप्टर होगा डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। कई बच्चे बोल रहे हैं कल 10:15 बजे यूट्यूब पे नेक्स्ट चैप्टर का नाम बताओ। ठीक है, चलो आ जाओ। डेली लाइव क्लास होती है 1 बजे, मिस करते हो रिकॉर्डिंग मिल जाती है। 2026 तक के सारे पीवाई करा रहा हूं, पूरा कंटेंट बाइलिंगुअल है, हर क्लास की पीडीएफ मिलती है। साथ में साइंस की चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज फ्री है, 1 साल की वैलिडिटी है जिस दिन ज्वाइन करोगे। आपका एलपी भी है, टेक्नीशियन भी है, जेई भी है ना? तो ये ध्यान रखिए। चलिए, तो प्ले स्टोर पे जब जाओगे साइंस मैग्नेट ऐप इंस्टॉल करोगे, पेड कोर्स में जाओगे, इधर निर्माण बैच में जब जाओगे, कूपन कोड का ऑप्शन आ जाएगा, SM200 लगाते हैं, पूरे 200 रुपए का ऑफ मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत हो इस नंबर पे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मजा आया तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, और कितने क्वेश्चन सही हुए ये भी बताओ। कोई बात नहीं, आप लोगों के अगर 10-15 क्वेश्चन गलत भी हो गए, कुछ नई चीजें सीख भी ली, तो मजा आना चाहिए बस। ठीक है, तो बताना कितने क्वेश्चन सही हुए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल सेम 10:15 बजे। और अभी 12 बजे मैथ्स की क्लास है, 12 बजे मैथ्स की क्लास है, ध्यान रखना, सारी क्लास देखनी है आपको। धन्यवाद।